हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल। हमने कंप्यूटर की न्यू लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसकी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, जिसमें हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था और थोड़े प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, तो टेक्निकली फ़र्स्ट क्लास यही हुई है आपकी। ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे, फिर मेमोरी यूनिट्स पढ़ेंगे और फिर नंबर सिस्टम या कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आपका मेमोरी वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, और जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं, अगर कोई नहीं चाहता कि मैं नोट्स बनाऊं, तो आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी आपको हमारे ज्ञान गुरुकुल ऐप से, जो iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी से। ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैम के बारे में। ठीक है, और रोम के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में और वर्चुअल मेमोरी के बारे में। और रजिस्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी मेमोरी के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है हार्डवेयर लिख दिया, और इसके आगे लिख दिया हमने मदर बोर्ड या ऑन बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये सारी मेमोरी लिखी हुई है आपकी यहाँ पे, रैम भी, रोम भी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर। अब मैंने ये क्यों चार्ट बनाया है, इससे आपको बताना है कि कौन सी हार्डवेयर की फॉर्म में है और कौन सी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। हार्डवेयर माने आप किसको छू के देख सकते हो और किसको छू के नहीं देख सकते। जैसे रैम को आप टच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसकी ऐसे एक चिप सी बन के आती है, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ऐसे चिप सी बन के आती है। उसके बाद रोम, उसके अभी भी वो भी हार्डवेयर की फॉर्म में है, उसकी भी एक चिप सी बन के होती है, वो भी कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। फिर है कैश मेमोरी, ये भी एक चिप फॉर्म में होती है, जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है। अब वर्चुअल मेमोरी, उसके आगे नो, इसका ये हार्डवेयर की फॉर्म में नहीं होती। रजिस्टर नो, क्योंकि ये भी हार्डवेयर के फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, पर आपको एक नोट करके लिखना है कि जो हमारी कैश मेमोरी है वो भी 3 टाइप की होती है। जैसे L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। ठीक है, जो L1 कैशे हैं वो भी नो हार्डवेयर, मतलब वो भी हार्डवेयर की फॉर्म में नहीं होती हैं। पर जो L2 और L3 है वो हार्डवेयर की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये कैसे एक्सेप्शन क्वेश्चन आ गया आपका। देखो रैम भी हार्डवेयर की फॉर्म पे होती है, तभी हमने यस लिखा, वो भी हार्डवेयर की फॉर्म के, मतलब उसको आप छू के देख सकते हो। आपकी ग्रीन सी एक प्लेट होगी, ऐसे करके ग्रीन सी प्लेट होगी, उसमें ऐसे करके ऐसे लाइंस बनी होती है, ऐसे ड्रा की होती है। आप कभी अपना टीवी का रिमोट खोलना, उसके अंदर ग्रीन की प्लेट होगी, कोई ख़राब टीवी का रिमोट, उसकी ग्रीन सी प्लेट होगी, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स हो गए, ऐसे करके होल्स हो गए, और उसमें ऐसे लाइन्स बनी होती हैं। वो लाइन क्या होती है, कॉपर की वायर्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। बस क्या करती है, डाटा ट्रैवल करने में हेल्प करती है। अब देखेंगे कोई क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पूछेंगे जो आया हुआ है, उसमें पूछा था कि मदरबोर्ड पे जो डाटा सेंड होता है वो किसके थ्रू सेट होता है, वायर्स के थ्रू होता है, कनेक्टर के थ्रू होता है, या किसके थ्रू होता है, वहाँ उसके थ्रू डाटा ट्रैवल होता है, किसी फॉर्म में, बस की फॉर्म में। ठीक है, और मदरबोर्ड पे ये कंपोनेंट लगे होते हैं, रैम भी मदरबोर्ड पे लगा होता है, रोम भी लगा होता है, कैश मेमोरी भी लगा होता है, और ये सारे हार्डवेयर की फॉर्म में, मतलब ये चिप की फॉर्म में, इनको हम हाथ लगा के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इंडिविजुअली इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम रैम की फुल फॉर्म लिखेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखो रैम के और भी नाम होते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज़ वोलेटाइल, व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल, व्हाट इज़ प्राइमरी, व्हाट इज़ सेकेंडरी, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है।
तो हमने प्रीवियस पेपर में जितने भी पेपर के एनालाइज करके इनके सब कुछ नाम ढूंढ लिए कि क्या क्या नाम देते हैं इसका। जैसे हम रैम को क्या क्या बोल सकते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। रैम को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं, और रैम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रैम को हम RWM मतलब रीड राइट मेमोरी, ठीक है। अब देखो इनका सबका मतलब क्या है। मेन मेमोरी मतलब मेन काम जो कर रही होती है वो रैम ही कर रही होती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आगे रैम के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम चलता है इसमें, ठीक है। देखो मेन मेमोरी मतलब जो मेन का फंक्शन कर रही है रैम। रैम क्या करती है, कोई भी मॉनिटर पे आपको कुछ भी दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है, रैम की वजह से दिख रहा है। अगर स्क्रीन काली काली हो जाओ, कुछ नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्क्रीन ख़राब हो गई है या जैसे मॉनिटर ख़राब हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रैम ख़राब हो गई है, ठीक है। तो इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि अंदर लगी होती है। और इसको वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे पावर गॉन डेटा लॉस्ट, पावर गॉन डेटा लॉस्ट मतलब वोलेटाइल मेमोरी। अगर कोई भी अब काम कर रहे हो, अगर रैम का मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आप ओपन कर पाओगे एक कंप्यूटर में, ठीक है। उतनी ज़्यादा जीबी का डाटा आप ओपन कर पाओगे एक साथ, और एक साथ चला पाओगे, ठीक है। तो अगर वो डाटा एक साथ आपने 10-12 फाइलें खोली हुई हैं और पीछे से पावर ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे आपको नए से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, उसकी वजह से सारा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई फाइल सेव भी नहीं की है तो आपने सेव नहीं किया, अगर लाइट चली जाती है वो फाइल वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो ओपन किसकी वजह से हुई थी, रैम की वजह से। तो रैम क्या एक वोलेटाइल मेमोरी है और वो उड़ जाएगी, ठीक है। और ये प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि मेन फंक्शन यही है, इसकी वजह से सब कुछ चीज़ें खुल रही हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। और री राइट मेमोरी है, री राइट मतलब ये डाटा रीड भी करती है और राइट भी करती है, ठीक है। रीड राइट मतलब डाटा डालना और डाटा निकालना, ठीक है। अब रैम का हम एक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। रैम, ठीक है, आर्किटेक्चर। रैम का आर्किटेक्चर कैसा है, देखो सबसे पहले आता है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रैम, उसके बाद आती है CPU, ये इनपुट ये आउटपुट, और ये हम प्रोसेसिंग करा के हमें डाटा मिल जाता है मॉनिटर को। अब सुनो क्या है, देखो यार ये हार्ड डिस्क, पर आज के टाइम में आप दुकान पे लेने जाओगे तो आज के टाइम पे क्या देते हैं भैया, SSD, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, वो देते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे ही हम क्लास के एंड में पहुँचेंगे तो आपको इन दोनों का फ़र्क पता चलता है। पर मैं आपको फिर ये भी बता देता हूँ, जो हार्ड डिस्क है वो आपकी एक मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है। पर रैम जो है आपकी एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, ठीक है। तो डाटा कहाँ से, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। अलग अलग फैमिली है। जो SSD है वो आपकी एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, तो डाटा इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, तो सेम फैमिली है तभी, ठीक है। और भी इसका एक, और भी इसके क्या कहते हैं, कोई और मतलब वो है तरीके हैं जिसकी वजह से ये रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है अभी के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम आगे चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम कैशे मेमोरी पढ़ेंगे वो भी ऐड कर देंगे, और अगर वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी फाइल को हम ओपन करते हैं, जैसे मैंने ये फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया तो वो फाइलें सारी कहाँ होगी, हार्ड डिस्क में या SSD में। आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा होगा, आपका फाइल फोल्डर वीडियोस ऑडियोस कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, सारा हार्ड डिस्क या SSD में होगा। रैम के अंदर कुछ नहीं होता, रैम सिर्फ उसको ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, रैम हार्ड डिस्क से डाटा उठ के यहाँ जाएगा या SSD से उठ के यहाँ जाएगा, और यहाँ से डाटा सीधा CPU में जाएगा। CPU को ऑन इनपुट आएगा, वो प्रोसेसिंग कराएगा, आउटपुट देके मॉनिटर को भेज देगा और आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब हम रैम का एक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। आर्किटेक्चर में आपको बताता हूँ रैम अंदर से दिखती कैसी है, ठीक है। ठीक है, रैम अंदर से ऐसे
ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं रैम के अंदर, जैसे ऐसे दिखती है रैम, ठीक है। इसमें डाटा राइट भी कर सकते हैं, मतलब डाटा डाल सकते हैं, ठीक है, और डाटा रीड भी कर सकते हैं, मतलब डाटा निकाल भी सकते हैं। और इसमें डाटा डलेगा भी रैंडम, और मतलब निकलेगा भी रैंडम और डलेगा भी रैंडम। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी सेल, ठीक है। और हर एक मेमोरी सेल का एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। हमें जैसे समझ लो ये अपना मोहल्ला समझ लो एक तरफ से, ठीक है। आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस भी स्टेट से या जिस भी मोहल्ले से देख रहे हो आप, ठीक है, अपना मोहल्ला समझ लो, ठीक है। और ये सारे मोहल्ले के घर हैं, ठीक है। सब घर को हम क्या बोलेंगे, मेमोरी सेल बोलेंगे, ठीक है। और हर एक मेमोरी सेल का या हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस नंबर बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बोलते हैं। वैसे ही ये सारे क्या हैं, घर हैं, और इनके अंदर ही डाटा फीड होता है, ठीक है। तभी हर एक का पोर्ट नंबर भी होता है। अब डाटा रैंडमली डाटा और रैंडमली निकलता है, मैं आपको समझाता हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पे रफली, ठीक है। देखो ये डब्बा बना हुआ है, रैंडमली डालना मतलब कि मैं डाटा डाल रहा हूँ, मैंने कुछ डाटा यहाँ डाल दिया, डाटा यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, अपनी मर्ज़ी कहीं भी डाटा डाल दिया, ठीक है। 1 यहाँ डाल दिया, 2 यहाँ डाल दिया, 3 यहाँ डाल दिया, 4 यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये हो गया रैंडमली। और मैंने रीड करना है डाटा, मैंने ये पहले उठा के पढ़ लिया, फिर ये उठा के पढ़ लिया, ये उठा के पढ़ लिया, रैंडमली मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पर कुछ कुछ मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या करते हैं, डाटा सीक्वेंस में डालती हैं। सीक्वेंस में डाटा डालना मतलब जैसे एक डाटा पहले यहाँ डलेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा डलेगा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा, और वो रीड भी सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या करती है, कभी कभी कुछ मेमोरी, जैसे आपके आगे मैग्नेटिक टेप, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपकी मैग्नेटिक टेप की एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें डाटा रीड भी क्या कहते हैं, उसमें डाटा रीड भी मतलब सीक्वेंस में होता है, और डलता भी सीक्वेंस में, ठीक है। अब रीड करना होगा, हमें डायरेक्ट 3 नंबर वाला डाटा नहीं देख सकता, पहले मुझे 1 और 2 देखना पड़ेगा, फिर हमें 3 नंबर डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। पर रैम के केस में क्या, मैं डायरेक्ट भी कोई भी डाटा देख सकता हूँ, रैंडमली कोई डाटा कहीं भी रख सकता हूँ और कोई भी देख सकता हूँ। पर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जैसे एग्जांपल मैग्नेटिक टेप है, उसमें डाटा रैंडमली क्या कहते हैं, सीक्वेंस में डाटा डलता है और रीड भी सीक्वेंस में करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम स्टोरेज की क्लास में और ज़्यादा इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बस आप यहाँ सुनो, सिर्फ रैम में डाटा डलता भी रैंडम है और निकलता भी रैंडम है। और इसमें जो भी बॉक्सेस हैं उसको सभी को मेमोरी सेल बोलते हैं। हर एक मेमोरी सेल का एक यूनिक ऐसे एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब रैम के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। रैम की 2 टाइप की होती है, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। समझ आ गया। अब क्या है, अब पहले एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डी रैम को। अब डी रैम होती क्या क्या है, ठीक है। डी रैम को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेशिंग मेमोरी बोलते हैं, रिफ्रेशिंग मेमोरी बोलते हैं। और ये चीपर होती है, स्लोअर होती हैं, और पेपर में जो पूछते हैं वो पूछते हैं इस पर कंसेप्ट कौन सा लगा हुआ है। इस पर कंसेप्ट लगा होता है कैपेसिटर का और प्लस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होती है, कहाँ एप्लीकेबल होती है, ये कमर्शियली अवेलेबल होती है। और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये क्या लिखा हमने कमर्शियल कंप्यूटर में। देखो जो SRAM होती है वो नॉन रिफ्रेशिंग होती है, ठीक है, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर डी रैम को रिफ़्रेश करनी ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे पास कंप्यूटर है या आपके पास कंप्यूटर है,
ठीक है, जो क्या मतलब कंप्यूटर लैब्स में लगे होते हैं या कहीं ऑफिस में लगे होते हैं, उन सब में क्या लगा होता है आपके यहाँ, उनमें आप सब में लगी होती है डी रैम लगी होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो देखो रिफ़्रेश करते हो ना, तो ये रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। ठीक है, और ये सस्ती होती है तभी हमारे पास होती है। ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें कोई इतना एस रैम वाला मतलब हम काम भी नहीं कर रहे कि हमें एस रैम खरीदनी पड़े। ठीक है, पर जो एस रैम होती है आपकी वो नॉन रिफ़्रेशिंग होती है, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कहाँ यूज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इसरो जैसी टाइप ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हैंग हो जाए या उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है तो करोड़ों का मतलब नुकसान हो सकता है, और या और भी मतलब कोई एडवर्स चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वहाँ ये चीज़ें नहीं यूज़ होती, मतलब ये डी रैम टाइप यूज़ नहीं होती। ठीक है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक तो रिफ़्रेशिंग मेमोरी बोलते हैं, और ये क्योंकि ये चीपर भी है और थोड़ी स्लो चलती है। और इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, अब डी रैम के आगे ही इसको पढ़ते हैं। ठीक है, डी रैम भी दो टाइप की होती है, एक होती है एस डी आर, 2 मिनट, जिसको बोलते हैं सिंगल डाटा रेट। अब देखो किसी स्पीड पे तो डाटा जाएगा रैम का, ठीक है, किस स्पीड में भी किसी स्पीड आएगा तो सिंगल डाटा, मतलब एस डी आर मतलब कि 1 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल या पल्स ऑफ सीपीयू। मतलब जो एस डी आर रैम थी, वो क्या करते थे, एक एक सिग्नल भेजते थे। फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा और अपडेशन हुई, तो हमारे पास क्या आई, डी डी आर, जिसको बोलते हैं डबल डाटा रेट। ठीक है, डबल डाटा रेट, तो ये कितने सिग्नल भेजता था, 2 सिग्नल भेजता था। ठीक है, बाकी सब सेम ही आएगा। उसके बाद और अपडेट किया, डी डी आर का भी क्या आया, 2 आया। ठीक है, ये सेम आएगा, तो ये कितना भी सिग्नल भेजता था, ये 4 सिग्नल भेजता था। ठीक है, फिर आया डी डी आर 3 आया, ये कितना सिग्नल भेजता था, 8 सिग्नल भेजता था। उसके बाद डी डी आर 4 आया, वो कितने सिग्नल भेजता था, 16 सिग्नल भेजता था। ठीक है, ऐसे करते करते फिर आया डी डी आर 5 आया। ठीक है, और वो कितने सिग्नल भेजता था आपको, 32 सिग्नल भेजता था। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, आपका, ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं, लेटेस्ट डी रैम, लेटेस्ट जो डी रैम चली वो उसको बोलते हैं डी डी आर 2 मिनट डी डी आर एस डी रैम, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसको बोलते हैं डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट चल रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एस रैम की। ठीक है, देखो एस रैम में क्या है, ये है नॉन रिफ़्रेशिंग। मैंने पहले बताया था कि नॉन रिफ़्रेशिंग है, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद ये कॉस्टली होती हैं, मैंने डी रैम बताई थी वो चीप होती है, और ये फास्टर होती है, वो स्लो थी। और इसमें क्या कंसेप्ट लगा होता है, फ्लिप फ्लॉप्स का प्लस ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होती है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर में। ठीक है, स्पेशलाइज्ड
सिस्टम में। एग्जाम्पल ATC सिस्टम या BSC, ठीक है। ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। देखो मैंने दोनों थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो मैंने आपको डी रैम पढ़ाई थी, उसमें क्या पढ़ाया था, ये रिफ्रेशिंग होती हैं क्योंकि लोकली अवेलेबल होती है। जैसे मेरे पास भी वही लैपटॉप में डी रैम है, आपके पास भी कुछ नॉर्मल कंप्यूटर लैब, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज में डी रैम होगी, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट काम कर भी नहीं रही है या कुछ ऐसा, इतनी अर्जेंसी है नहीं है कि मतलब एस रैम लगानी पड़े, ठीक है। नॉर्मल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाली चल जाती है, डी रैम चल जाती है, ठीक है। तो ये इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है अगर कभी कभी हैंग हो जाए, ठीक है। और ये चीपर होती है और स्लो होती है थोड़ी सी। इसमें कंसेप्ट क्या लगा होता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का लगा होता है, और ये कमर्शियली अवेलेबल होती है। पर जब नई नई डी रैम आई थी तो वो एक एक सिग्नल करके भेजती थी CPU को, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता अपडेशन हुई, फिर 2 करके भेजा, फिर 3, 4, 8, 16, 32 करके। पर अब क्या चल रही है, DDR SDR रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आपकी एस रैम नॉन रिफ्रेशिंग है। ये बड़ी बड़ी कंपनी, इसरो में हो गया, CDAC कंपनी होगी, वहाँ ये लगी होती है एस रैम, जहाँ थोड़ा सा भी मतलब हैंग नहीं हो उसको होना, मतलब थोड़ा सा भी हैंग हो जाए तो नुकसान हो सकता है, या वो मतलब काम नहीं चलेगा वैसे अगर हैंग हो कंप्यूटर बार बार। तो ये नॉन रिफ्रेशिंग होती है, ठीक है। और ये कॉस्टली होती है और ये फास्ट होती है। और इस पर क्या कंसेप्ट लगा होता है, फ्लिप फ्लॉप्स प्लस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और ये स्पेशलाइज कंप्यूटर में, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो मौसम बताते हैं, जो जहाज़ को रास्ता दिखाते हैं, जहाज़ को थोड़े ऊपर कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो इन्हीं ATC सिस्टम से बता देते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ थोड़ी अगर डी रैम लगाई हो, वहाँ पे थोड़ा सा भी हैंग हो गया, करोड़ों का लोगों को नुकसान होएगा। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे BSC सिस्टम में एस रैम चलती है, जहाँ ये थोड़ा सा भी हैंग होगा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये पूरा हमने रैम के बारे में पढ़ लिया, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ दोबारा। रैम में हमने क्या पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये हार्डवेयर की फॉर्म में होती है, ये लगी कहाँ होती है, मदरबोर्ड लगी है। इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और वोलेटाइल भी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो डाटा जैसे ही पावर गई और डाटा लॉस्ट, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, उसको रीराइट मेमोरी बोलते हैं। रैम का आर्किटेक्चर मैंने आपको ये बना के बता दिया। और इसके जो छोटे छोटे बॉक्सेस को मेमोरी सेल बोलते हैं, जिनका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया रैम 2 पार्ट में होती है, एक एस रैम और एक डी रैम, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा था मैंने, कंसेप्ट बताया था एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का, और यहाँ पे बताया था फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर। अब दोनों में ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, मतलब करंट को इंसुलेट भी करता है और कंडक्ट भी कराता है। मतलब स्विच ऑन, आप किसी भी अपने घर की लाइट का स्विच ऑन करते हो, मतलब लाइट कंडक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे ऑफ करते हो तो वो इंसुलेट हो रही है, वो रुक रही है। तो ट्रांजिस्टर भी यही करते हैं कि डाटा को कंडक्ट भी करा सकते हैं और रोक भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है, करंट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। करंट को होल्ड करके रखता है तो और आगे भेजता है। जैसे कैपेसिटर लीक हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है, फिर हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, कैपेसिटर फुल हो जाता है और डाटा आगे चलने शुरू हो जाता है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, वो एक थोड़ी सी कह रहा हूँ, मेमोरी टाइप होती है जो सिंगल बिट करके डाटा स्टोर करती है, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक गेट से बन के फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। ये हम आगे फर्दर क्लासेस में और डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक है। अब आ गया आपका ये पूरा रैम, पूरा ऊपर पार्ट सारा रैम के बारे में था। अब शुरू करेंगे हम रोम के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले इसकी भी फुल फॉर्म लिखेंगे हम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे इसको भी क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, और इसको बोलते हैं एमरोम भी बोलते हैं, ठीक है। एमरोम भी बोलते हैं। एमरोम मतलब मास्क्ड और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, रोम, ठीक है। देखो
आपने बोला, आप सोच रहे होंगे कि इसको भी प्राइमरी मेमोरी लिख दिया और रैम को प्राइमरी मेमोरी लिख दिया। वो दोनों को इसलिए लिखा क्योंकि आगे जाके हम जब स्टोरेज की क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लिखेंगे एक जगह प्राइमरी मेमोरी, एक जगह सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रैम रोम दोनों आती हैं, ठीक है। पर पेपर में ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी मेमोरी लिख के ऊपर रोम रैम दोनों ऑप्शन में डाल दें, इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी भी क्या है, मेन मेमोरी होती है, ठीक है। ये भी आपकी रोम भी आपकी वहाँ कहाँ लगी होती है, उस पर मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मतलब पावर गॉन बट डेटा विल रिमेन इंटैक्ट विद देम, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या थी, वोलेटाइल मेमोरी की पावर गॉन डेटा लॉस्ट। पर नॉन वोलेटाइल में क्या है कि पावर जाएगी, डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एम रोम का क्या मतलब है। एम रोम को क्या बोलते हैं, मास्क रीड ऑनली मेमोरी या मैन्युफैक्चर रीड ऑन मेमोरी। ऐसी मेमोरी जैसे अ मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एम रोम वो रोम होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही प्रोग्राम करके कर दी होती है। मतलब एग्जांपल, अगर कोई भी आपको मेमोरी मिल रही है उसको पहले फिल करके दे दिया होगा, ठीक है। तो जैसे जब भी स्टार्ट की होगी, जब भी बनाई होगी, उस टाइम ही उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसमें भर के दे दी जाती है। बस आप उसको आप एम रोम को यूज़ कर रहे हो, बस उसमें कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, ना कुछ ऐड करें, ना उसको अपडेट करें, बस यूज़ कर रहे हो। एग्जाम्पल, वो एम रोम की एग्जांपल नहीं है, मैं बस उसका नेचर बता रहा हूँ। जैसे आप कंप्यूटर एंटीवायरस की सीट डालते हो, एंटीवायरस डाला उसमें, ख़त्म बात। सीडी कुछ नहीं कर रहे हो, उसको अपडेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको भर के दे दिया आपको, आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एम रोम का भी यही नेचर है कि वो जब बन रही होती है मैन्युफैक्चरिंग की, तब भी उसकी प्रोग्रामरी कर दी होती है, ठीक है। और रोम की एक प्रॉपर्टी होती है, रोम की प्रॉपर्टी क्या है, उसको बोलते हैं व्रोम। व्रोम मतलब राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख दिया और जितनी मर्जी बार रीड करो। मैंने आपको बोला था राइट का मतलब डाटा डालना और रीड का मतलब डाटा निकालना या उसको पढ़ना, ठीक है। तो रीड मैनी हो गया, तो बड़ी ज़्यादा ये बना देते हैं। और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है रोम के बारे में और क्या पढ़ते हैं, नोट करके लिखो एक चीज़ पहले, कुछ और पढ़ाने से पहले इसको थोड़ा ये पढ़ लो। एक होती है आपकी बूटिंग, ठीक है। बूटिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है हॉट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, या ऐसे समझ लो कंप्यूटर ठंडा बैठा पड़ा हुआ है, उसको कोल्ड बूटिंग की स्टार्ट हो गया। हॉट बूटिंग मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कि कंप्यूटर गर्म हो गया, उसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये समझो, एक और चीज़ बताता हूँ आपको बायोस के बारे में। बायोस क्या है, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैं बायोस के बारे में अचानक क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ लिखो बूटिंग, और ये कौन सी बूटिंग होती है आपकी, ठीक है, ये हो रही है आपकी कोल्ड बूटिंग, ठीक है। ये है रैम, ये है रोम, ये आ गया आपका बायोस, ये आ गया आपका रैम, और ये भी आ गया आपका इधर बायोस, और ये यहाँ से कॉपी हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो बायोस है वो क्या है, एक ये क्या है, इट इज़ ए प्रोग्राम दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस।
अब देखो मैं आपको बायस के बारे में ना सिंपल अभी ऐसे से वर्बली बता देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा मैंने लिख दिया ऐसे। अब बायस क्या है, एक बूटा प्रोग्राम है, एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, बायस ही होता है, ठीक है, सबसे पहले। और बायस कहाँ होता है आपका, इट इज़ ऑन रोम। ये कहाँ होता है, रोम के ऊपर होता है, ठीक है, रोम के ऊपर होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, बायस होता है, और ये होता कहाँ है, रोम के ऊपर। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ये रोम के होता है, और ये कॉपी होके रैम के पास चले जाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ तो सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगा, बायस होगा, और क्या होगा, रोम से बायस की कॉपी चीज़ के पास चली जाएगी, रैम के पास चली जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेडोइंग बोलते हैं, ठीक है। अब शेडोइंग क्या है उसको लिख देते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस in which BIOS program copied from ROM to RAM, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं, 2 मिनट। तो हमने रोम के बारे में क्या पढ़ा, ये एक प्राइमरी मेमोरी है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब लाइट गई तो डाटा वैसा का वैसा ही रहेगा, और रोम को हम एमरोम भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मास्क रीड ओनली मेमोरी या मैन्युफैक्चर रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो बनाने के टाइम ही उसकी प्रोग्रामिंग कर दी होती है, ठीक है। और रोम की प्रॉपर्टी क्या है, रोम मतलब राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख दिया जितनी मर्जी बार इसको रीड करो। और रोम कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर, और रोम के अंदर कौन सा प्रोग्राम डाल के रखा होता है हमने, बायस, ठीक है। रोम बायस कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे होता है, रोम के अंदर होता है। उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बूटिंग क्या है। बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, हॉट होती है। कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, हॉट बूटिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो मैंने बताया था बायस प्रोग्राम कहाँ लगा होता है, रोम के अंदर लगा होता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है, आपके एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बायस होता है, और वो होता कहाँ है, रोम के अंदर। और वो क्या होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी उठ के रैम में चली जाती है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपको शेडोइंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर को बायस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक को मेंटेन करता है। देखना आप कंप्यूटर अपने महीने के लिए बंद करो, चाहे उसकी बैटरी निकाल दो, ठीक है, महीने के लिए बंद रखो, उसकी बैटरी भी निकाल दो, जैसे कंप्यूटर ऑन करो देखना डेटा टाइम वैसे ही सेट होता है। वो क्यों कि बायस को एक पावर मिलती रहती है, किससे मिल जाती है, उसको मिलती है सीमॉस बैटरी से। तो क्या है, बायस गेट पावर, बायस गेट पावर फ्रॉम सीमॉस बैटरी। आप इसकी फुल फॉर्म मैं खुद से बोल रहा हूँ, आप लिख लो। सीमॉस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, ठीक है। बायस में अभी और एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ क्योंकि बायस में बहुत सारी चीज़ें है। इसका एक सब प्रोग्राम भी होता है, उसको पोस्ट बोलते हैं। बायस एक फर्मवेयर की एग्जांपल है, वो मैं आगे करवाऊँगा आपको, ठीक है। नहीं तो ये बायस पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसका फंक्शन आ रहा था तो थोड़ा मैंने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया, और इसको हम स्टार्टअप प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा रैम और रोम के बारे में। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका कैशे मेमोरी पढ़ लेंगे, वर्चुअल मेमोरी पढ़ लेंगे, और रजिस्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो ठीक है, थैंक यू।